तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 6 का मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये हमारा एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स होने वाला है और चैप्टर का सारा रिवीजन एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी कम समय में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस कहने का मतलब मोशन का मतलब गति और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मतलब दूरी को मापना। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम बहुत सारे साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें छोटा सा डिस्टेंस तय करना है घर से निकलकर मार्केट तक, तो हम अपने घर में पड़े हुए एक स्कूटर, स्कूटी, बाइक, इन सब का यूज़ करके, साइकिल का यूज़ करके जा सकते हैं। फिर हमें कुछ दूरी का डिस्टेंस करना पड़ेगा, मतलब अगर घर से लेकर हमें कोई सिटी तक जाना होगा तब हम ट्रेवल करेंगे अपने कार को लेकर, या फिर कोई हमारा साधन जैसे ऑटो हो गया, बस हो गया, तो इनका यूज़ करेंगे। तो उसी चीज़ के लिए बोल रहा है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम किसी प्रकार का साधन का उपयोग हम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप एज यूज्ड इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कहने का क्या मतलब है इसका कि प्राचीन काल में, मतलब पहले के समय में क्या होता था कि जो लोग थे जिन्होंने बताया था, सर्वप्रथम क्या बताया था, तो जो लंबाई है उस लंबाई को मापने के लिए हम लोग फुट का इस्तेमाल करते थे। लंबाई कहने का क्या मतलब, अब अगर घर से निकले हो मार्केट के लिए, तो मार्केट, घर से लेके मार्केट का डिस्टेंस कितना है, तो ये हमारा दूरी होता है ना। तो इसी दूरी की लंबाई की बात कर रहा है ये। तो देखिए, लंबाई मान लेते हैं कि फुट में मापा जाता है, लेकिन हम जो है इतनी बड़ी डिस्टेंस को फुट में माप नहीं सकते हैं। फुट एक छोटा सा डिस्टेंस हुआ और लंबाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हुआ। कहने का मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इतना दूरी तक हमारा होता है। तो वो जो काफ़ी लंबा दूरी जो काफ़ी लंबा जब हमारा हो जाता है लेंथ, तब हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं, जो यहाँ पे दिया गया कि डिस्टेंस ऑफ स्टेप। देखिए, कहने का क्या मतलब है, अर्थ हम फिर से देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, मैं मान सकता हूँ। देखिए, जैसे कि हम एक वायर खरीदते हैं, तार खरीदते हैं, तो हम इसको या फिर रखते हैं फुट में या फिर मीटर में। तो ये छोटा डिस्टेंस है, तो ये हम आसानी से माप सकते हैं एक जगह पे। लेकिन अगर बात करें हम घर से निकलने के बाद मार्केट की ओर जाते हैं, तब वहाँ डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हम वहाँ दूरी का नाम लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि विड्थ ऑफ फिंगर कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा उंगली है उस उंगली की चौड़ाई। विड्थ का मतलब चौड़ाई और फिंगर का मतलब उंगली, तो उंगली से हम चौड़ाई मापते थे। फिर हमारा डिस्टेंस ऑफ स्टेप, मतलब जो दूरी था उसे हम लोग स्टेप से मापते थे, मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब गज से मापते थे। आगे बढ़ते हैं। दिस कॉज्ड confused as a need to develop a uniform distance of the measurement arose। ये सारे जो दूरी मापने का या फिर चौड़ाई मापने का या लंबाई मापने का जो सारा इकाई को बताया गया था, ये सारे इकाई जो थे ये डेवलप करने में नाकाम रहे थे। इनका यूज एक्यूरेट नहीं हो पाता था, सही ढंग से हम माप नहीं सकते थे। कहीं चौड़ाई ज़्यादा हो जाता, कहीं चौड़ाई कम हो जाता, कहीं पे लंबाई ज़्यादा हो जाता, कहीं पे लंबाई छोटा हो जाता, किसी की दूरी ज़्यादा हो जाती, किसी की दूरी कम हो जाती। तो एक्यूरेट एक हमारा मेजरमेंट मतलब माप नहीं हो पाता। इस वजह से इसको डेवलप किया गया आगे की ओर, जो सिस्टम हमारा आगे कहलाया इंटरनेशनल सिस्टम्स। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं कि नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसा यूनिट मतलब एक ऐसा मापन जो पूरे वर्ल्ड यानी कि दुनिया के द्वारा इसको अपनाया गया और दुनिया में इसका प्रचलन मौजूद है। मीटर इज़ इन यूनिट ऑफ लेंथ। जो मीटर है उस मीटर को हम मापने में यूज करते हैं किसे, तो लंबाई को मापने में यूज करते हैं, लेंथ। पहले हमने यहाँ पे देखिएगा कि जब हमने यहाँ पे यूज किया था, सारे पोर्शन को हटाते हैं हम एक बार। जब हम यहाँ पे देखे थे कि लेंथ जो है हम लोग यहाँ पे फुट में मापे थे, और यहाँ पे क्या बोला है कि मीटर यूज्ड इन लेंथ ऑफ एसआई। तो जो यहाँ पे फुट में मापते थे, तो ये प्राचीन काल की बात है। तो उस समय में 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट इस तरीके से मापते हुए हम लोग लंबाई को मापते थे। और अब क्या हो गया है कि
जब से एसआई मात्रक का इस्तेमाल किया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तब से जो है इस लंबाई को मीटर में मापा जाने लगा है। और ये जो मीटर नाम का शब्द है लेंथ मापने के लिए पूरे विश्व में प्रचलित है। किसी भी देश में चले जाएं आप, भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूएस चले जाएं, अमेरिका में, जापान में, रशिया में, कहीं भी चले जाएँ तो वहाँ हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब वैसा गति जो गति सीधी रेखा पर चल रही हो उसे हम लोग रेखीय गति बोलते हैं या फिर रैखिक गति बोलते हैं। जो हमारा हाईवे होता है एकदम स्ट्रेट होता है, यहाँ से सीधा चलते गए चलते गए चलते गए, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या होता है कि ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब रैखिक गति है। अब हम आगे बढ़ते हैं। In circular motion, an object moves such that its distance from a fixed point remains the same। अब ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है कि सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई वस्तु है वो मूव करती है एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स्ड बिंदु होता है, उस बिंदु से जब वो रोटेट करता है मतलब घूमता है वृत्तीय पथ पे, तो वो एक सर्कुलर मोशन होता है। एक तो सीधी सी बात ये होती है कि किसी भी वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु घूमती है तो उसे हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। लेकिन अगर उस एक फिक्स्ड पॉइंट से उस बिंदु तक का हम मापेंगे जहाँ तक हम डिस्टेंस तय किए हैं, तो हर एक पॉइंट में फिक्स बिंदु से लेंगे तो वो दूरी सेम होती है। कहने का क्या मतलब है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है। सर्कल तो थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप का बन गया है, तो कोशिश करते हैं हम कि एक्यूरेट सर्किल बनाने का। एक्यूरेट तो नहीं बन पाया, फिर भी जो है मान लेते हैं एक सेंटर है और सेंटर से अगर हम इसकी डिस्टेंस मापें तो ये भी हमारा आर होता है, और यहाँ से मापेंगे ये भी आर होता है, ये भी आर होता है। अगर इसको और आसान भाषा में समझें तो देखिए, आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे कि एक सर्कल यानी कि वृत्त खींचने के लिए आर यानी कि त्रिज्या, और इंग्लिश में बोले तो रेडियस की आवश्यकता होती है। तो रेडियस हम कितना भी ले लें, मान लेते हैं कि 4 ले लेते हैं रेडियस, और 4 रेडियस का हम लोग एक सर्कल खींचते हैं तो ये कुछ इस टाइप का एक सर्कल बन जाता है। अब जब सर्कल हम खींचते हैं तो एक सेंटर होता ही होता है, तो एक सेंटर आ गया। तो इस सेंटर से अगर हम यहाँ का डिस्टेंस मापेंगे इस सेंटर से तो भी 4 होगा, और इस सेंटर से यहाँ भी डिस्टेंस मापेंगे तो भी 4 होगा, और अगर यहाँ पर मापेंगे तो भी 4 होगा। किसी भी डायरेक्शन का मापें आप, जो डिस्टेंस हमारा है उस सेंटर से लेके उस वृत्तीय पथ तक का वो डिस्टेंस सेम होता है। वही कहने का मतलब है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोशन डैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब आवर्त काल की एक गति। आवर्त काल में एक ऐसा गति होता है जैसे कि हमारा घड़ी का पेंडुलम लेते हैं, ये एक घड़ी है, तो ये घड़ी क्या करेगा, ये आगे पीछे ये चलता रहेगा। तो ये आवर्त मोशन हो गया यानी कि पीरियोडिक मोशन हो गया। ये क्या होता है, कुछ समय बाद वापस से चला आता है। लेकिन रुकिए, अभी ही नहीं, अभी एक और चीज़ है। जैसे एक झूला आपने देखा होगा, झूला जब फिक्स रहता है तो झूला भी क्या करता है, तो आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे पीछे करता है। तो जो झूला हमारा हो गया वो एक्यूरेट एक पीरियोडिक मोशन होगा। क्यों होगा पीरियोडिक मोशन, कारण है कि जो झूला का गति है वो एक बार अगर आप उसको फोर्स देते हैं आगे की ओर तो आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर थोड़ा सा गति उसका कम जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, गति कमते जाता है। मतलब जो उसका टाइमिंग है वो थोड़ा कम गया। पहले जब हम किए तो कम गया टाइम, फिर धीरे धीरे उसका बढ़ते गया कि पहले 5 सेकंड लगा, अब 10 सेकंड लग रहा है, फिर 15 सेकंड लग रहा है आने में। तो इस तरीके से पीरियोडिक मोशन बढ़ते गया इसमें। अब इसमें क्या होता है, घड़ी का पेंडुलम में एकदम टाइम फिक्स रहता है कि 1 सेकेंड में इसको आगे जाना है, 1 सेकेंड में इसको पीछे आना है। तो एक फिक्स पॉइंट होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे जो इसमें दिया गया है। अभी बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेजरमेंट मतलब मापन, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, मेजरमेंट मतलब मापन, मात्रा। क्या होता है ये चीज़ें, तो कोई भी एक अननोन वस्तु या फिर राशि मान लीजिए कि जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है वो राशि, और जो राशि हमें पता है वो दोनों राशि के जब हम नाम लेते हैं तो उन दोनों राशि का एक ही आधार एक ही प्रकार के होता है। कैसे, तो हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे कि जो मेजरमेंट हमारा मात्रक होता है वो कंपैरिजन करता है
और एक नोन क्वांटिटी आता है। तो इन दोनों का जब हम तुलना करते हैं, मतलब कि क्या तुलना करने का क्या मतलब कि इन दोनों का जब हम देखते हैं इनमें विशेषताएं क्या हैं इन दोनों में, तो उसके बारे में हम जब लेते हैं तो ये एक सेम काइंड का था, एक ही प्रकार का होता है। कैसे देखिए, जब हम टाइम की बात बोलेंगे, टाइम को मापते हैं हम लोग सेकेंड में। उसी के जगह पर अगर लेंथ ले लेंगे तो लेंथ को मापते हैं हम लोग किस में, मीटर में मापते हैं। देखिएगा, समझिएगा इस बात को। टाइम जो हमारा है वो भी एक क्वांटिटी है और लेंथ जो हमारा वो भी क्वांटिटी है। तो इन दोनों का क्वांटिटी, ये दोनों तो क्वांटिटी है ही, ये दोनों तो क्वांटिटी है ही, लेकिन इनका जो एसआई मात्रक है वो अलग अलग है ना, डिफरेंट। तो ये चीज़ का थोड़ा फ़र्क आ जाता है जो हमारा ऑब्जेक्ट को मेज़र करने में आगे काम आता है। तो देखते हैं आगे क्या दिए हुए हैं कि जैसे देखिए, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, मापने की जो यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती हैं। द नंबर ऑफ़ यूनिट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मेजर्स। अब इन पर हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, मापना है तो देखिए, जैसे हमारा एक मास है, मास को मापते हैं हम लोग केजी में। हिंदी में बोले तो मास का द्रव्यमान होता है और इसका किलोग्राम होता है, ऐसा ही मात्रक। तो मास में मान लेते हैं हमने 5 केजी चावल ख़रीदा, 5 केजी। तो जो हमारा ये 5 है, जो हमारा ये 5 है, ये हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट है। क्या है? नंबर ऑफ़ यूनिट है। जो हमारा केजी है वो क्या है? एसआई यूनिट है। क्या है भाई? एसआई यूनिट है। तो यही चीज़ यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि केजी और द नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्स यानी कि 5। जो हमारा चावल आया था वो 5 गो चावल आया था, कितने किस मात्रक में? तो केजी में आया था। तो 5 केजी में आया था हमारा चावल। तो कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा है काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने जा रहा है कि कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापने की जो पुरानी व्यवस्था थी क्या थी, कैसे मापते थे हम लोग, तो देखते हैं। कन्वेंशनल मेजरमेंट हैव ओनली बीन अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट और डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड लैक प्रिसीजन। जो पुराना मेथड था, पुराना जो हमारे गुणवत्ता वाला प्रयोग था जिसका हम उपयोग करते थे, वो उसके पास क्या थे, तो करीब तकरीबन उसमें जो वैल्यू था, मान था, वो देता था। जैसे कि अगर मान लेते हैं अभी हम एक्यूरेट वैल्यू स्केल से मेज़र करते हैं 2 mm, तो पहले मान लेते हैं कि जो हमारा वैल्यू होता था वो 1.9, 1.8 या फिर 2.2 या फिर 2.1, इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता था। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता था। तो इस तरीके से वो अलग था और इसमें कुछ गलतियाँ भी होती थी, अशुद्धियाँ भी हो जाती थी। तो इस वजह से जो है कन्वेंशनल मेथड बहुत ही अलग था अभी के अनुसार से जो हमारा प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है। देखिए, हैंड स्पैन मतलब क्या था कि जो हमारा हाथ से हम मापते थे, जो ये था लेंथ बिटवीन द टिप एंड द थंब ऑफ द लिटिल फिंगर। जो हमारा लास्ट वाला उंगली होता है और जो हमारा थंब होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग बित्ता भी बोलते हैं, हाथ का एक बित्ता, 2 बित्ता, इस तरीके से। क्यूबिट, क्यूबिट का यूज़ कब करते हैं हम लोग? जब लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड एल्बो, जो हमारा एक हाथ जिसको बोलते थे, एक हाथ इस तरीके से, जो हाथ का ये केहूनी टाइप का है, इस प्रकार से ये हाथ है और यहाँ का केहूनी, यहाँ का डिस्टेंस जब होता था तो ये हमारा क्यूबिट कहलाता था। अब देखिए, आर्म लेंथ मतलब पूरा बाजू का लेंथ, जो हमारा ये हाथ पूरा है इस प्रकार से, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ का जो लेंथ होता है पूरा बाजू तक का, वो सारा हमारा हो जाता था ये आर्म लेंथ। अब देखिए, फुट स्टेप हमारा एक पद का दूरी, जैसे ये डिस्टेंस होता था 1 गज के द्वारा, कि हमारा जो पैर है, ये दोनों पैर, ये पैर जहाँ भी चला गया 1 गज, फिर अगला पैर जहाँ भी गया ये 2 गज, कुछ इस प्रकार से उपयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आगे चल के क्या हुआ कि कुछ यूनिट की यहाँ पे खोज हुई, आवश्यकता पड़ी कि एक्यूरेट वैल्यू दिया नहीं जा रहा है। तो एक्यूरेट वैल्यू की खोज के लिए क्या किया गया कि इट इज़ अ यूनिट टू मेजर एनी क्वांटिटी कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम, सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि जो आधुनिक ऐसा यूनिट की खोज हुई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की, उसमें क्या हुआ था कि इसमें पूरी तरीके से सही और एकदम एक्यूरेट वैल्यू, जितना वैल्यू एग्जैक्ट में है वस्तु की लेंथ है, उतना ही वस्तु का लेंथ बताता था, उतना ही वस्तु की ब्रेथ बताता था, उतना ही वस्तु की मास का वैल्यू बताता था कि कितना केजी का है ये। जैसे कि
लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो इस तरीके से हम इसको मेजर करते थे। देखिए मोशन मतलब गति। जब इवन पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। करने का मतलब आप जो है रात के समय में बेड पर सोए रहते हैं, तो बेड पर जब सोए रहते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने पोजीशन को बेड से न इधर न इधर, बेड पे हैं तो बेड पे ही पड़े रहते हैं। पोजीशन आपका चेंज नहीं होता है समय के साथ। 7 घंटा 8 घंटा तक आप सोते रहते हैं रात भर, तो ये हमारा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है समय के साथ। तो इस तरीके से आप बेड पे पड़े रहें तो 7 से 8 घंटा तक यहीं पे फिक्स रहें, आपका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, तो इस वजह से आपका मोशन नहीं हुआ। वहीं पे सुबह में उठे, आप फ्रेश हुए, आराम से उठकर आप स्कूल की ओर गए, स्कूल से फिर वापस आए, तो आना जाना होता रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, तो ये हमारा गति हो गया। मतलब समय के साथ आपका स्थिति में बदलाव होना चाहिए, तो ये गति हो गया। व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी मोशन। और जब हमारा पोजीशन जो है बॉडी, जब हम सोए हुए थे यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, तो ये हमारा रेस्ट हो गया। और जब हम वही स्कूल जा रहे थे यहाँ से वहाँ तक, तो वो हमारा मोशन हो गया। मतलब स्थिति में बदलाव हो रहा था समय के साथ। चलिए आगे देखते हैं। इसी के बाद अब टाइप्स ऑफ मोशन में आ गए कि लीनियर मोशन क्या है। लीनियर मोशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2। अब लीनियर मोशन को 2 भाग में बांटा गया है रैखिक गति को, एक तो रेक्टिलिनियर में और एक कर्वीलिनियर में। रेक्टिलिनियर मतलब होता है एक सीधी रेखा को चलते रहना। अब उस पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा पर जब चलती रहेगी, हाईवे का हमने एक निर्देश दिया था आपको एग्जांपल, तो उस हाईवे पर अगर आप चलते रहें तो वो हमारा एक सीधी रेखा पर चल रही है, तो हमारा रैखिक गति हो गया। एग्जांपल के तौर पर ग्रुप्स ऑफ एंट मूविंग इन लाइन। हाँ, ये भी ले सकते हैं, हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि चींटिया का लाइन थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है, तो वो सीधी रेखा नहीं मानी जाएगी। चलिए कर्वीलिनियर की बात बोलते हैं। कर्वीलिनियर मतलब वर्कीय गति। जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो वर्क थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब यहाँ से गया फिर घूम गया इसमें इस प्रकार से। तो कर्वीलिनियर वाला मोशन जो है, इसमें हम इसको शामिल कर सकते हैं ग्रुप्स ऑफ मूविंग एंड्स इन अ लाइन में। ठीक है, उल्टा कर दिया है ये, तो इस पर हम चर्चा कर लिए कि कर्वीलिनियर ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए कर्व लाइन, मतलब एक वक्र रेखा पर जब चलेगी कोई भी वस्तु, तो उसे हम लोग बोल देंगे कर्वीलिनियर मोशन। अब देखिए एग्जांपल में एक कार मूविंग अलोंग ए कर्व रोड पे जब चलता है, मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ, इधर गया इस साइड गया उस साइड गया, ऐसे चला, तो ये हमारा कर्वीलिनियर मोशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मतलब क्या, अच्छी गति, जहाँ मन वहाँ चल दिए, इधर उधर कहीं भी गमन कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने अगर ये देखा होगा, क्या नाम है, रामायण वगैरह, तो उसमें क्या होते हैं, ऋषि मुनि वगैरह इधर उधर गमन करते रहते हैं। उसमें नारद मुनि का एक नाम बहुत ही आगे आता है, जो कभी भी मन जहाँ मन वहाँ टपक गए बीच में, तो रैंडम मोशन हो गया। जो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी गमन कर गए। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल कभी यहाँ है, कभी वहाँ गई, कभी यहाँ फिर आ गई, फिर वहाँ गई, फिर वहाँ गई, फिक्स नहीं है कि बॉल कहाँ जा सकती है। तो यही चीज़ हमारा होता है। एंड चेंज डायरेक्शन इन इरेगुलर मैनर, दिशा अपना बदलते रहेगा हर एक टाइमिंग में। मतलब एक बार शॉट खेला तो आगे गया, एक बार शॉट खेला तो पीछे गया, एक बार शॉट खेला तो सामने आ गया, कैच उठ गया, कभी नीचे रह गया, कभी लगा ही नहीं बॉल में। तो दिशा फिक्स नहीं है बॉल का कि किस दिशा में जा सकता है। एग्जाम्पल मतलब बटरफ्लाई फ्लाइज रैंडमली इन गार्डन। हाँ, ये एकदम परफेक्ट है कि जो हमारा तितली है वो इधर उधर गमन करती रहती है, उसका फिक्स दिशा नहीं है कि वो सीधी दिशा में ही उड़ेगी। अब एक आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर इन रिलेशन टू इट्स ऑन एक्सिस या फिर अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने आपको पहले ही चर्चा कर दिया था, तो ऊपर अगर देखे होंगे तो समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी हम दिखा दें कि आपको एक हम सर्कल जानते हैं, सर्कल खींचने के लिए क्या ज़रूरत आता है, तो रेडियस का ज़रूरत आता है। वो जो रेडियस है उस एक सेंटर से बनाते हैं, और उस सेंटर से जो डिस्टेंस होता है
मान लेते हैं कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर था, तो ये 5 हो गया। तो इसी सेंटर से अगर दूसरा लाइन खींचे तो ये भी 5 होएगा, इससे यहाँ पे खींचे तो ये भी 5 होगा, यहाँ से खींचे तो ये भी 5 हो गया। समझ में ये आ रहा है कि जो सेंटर है उस सेंटर से सर्कल का चारों जो सरकमफेरेंस पे अगर लाइन को मिलाएं तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो कहने का यही मतलब है, इसका भी कहना यही है कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर इन रिलेशन टू इट्स ऑन एक्सिस या फिर अराउंड ए फिक्स सेंटर। तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ द सेंटर ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन। ठीक है, देखिए 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन 2 तरह का होता है, कौन कौन भाई? रिवोल्यूशन, एक रोटेशन। ऑब्जेक्ट मूव्स एज अ होल अराउंड फिक्स सेंटर। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे जो वस्तु था वो इस सेंटर के चारों ओर घूमेगी तो हमारा रिवोल्यूशन होगा। रिवोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि एक बार में ये पूरे के पूरे चक्कर लगा देना। अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ सही से गया और यहाँ आ गया तो एक चक्कर, फिर यहाँ से ऐसे गया तो ये दूसरा रिवोल्यूशन। तो इस प्रकार से काउंट करेंगे तो रिवोल्यूशन होगा। और यही पे बोला है रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ और रिलेशन इन इट्स ऑन फिक्स्ड एक्सिस। और क्या करेगा ये? सर्कुलर पाथ रिलेशन टू इट्स ऑन फिक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या हुआ सब समझिएगा कि जो हमारा रोटेशन होता है, रोटेशन हमने रिवोल्यूशन तो देख लिया कि एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमता है, लेकिन जो रोटेशन होता है वो फिक्स पॉइंट पे ही अटैच होता है। इस फिक्स पॉइंट से मिला हुआ रहता है और इसी फिक्स पॉइंट के ऊपर नीचे से गोल गोल घूमता रहता है। तो अब इसकी जैसे ब्लेड्स ऑफ मूविंग फैन, विंड मिल। अब फैन जो हमारा पंखा होता है इसी प्रकार से रहता है, इसका जो पंखी है और गोल गोल घूमता रहता है। विंड मिल का मतलब जो बिजली उत्पन्न करता है, इस प्रकार से उसका भी बिजली का थर्मल पावर एयर वाला जो हमारा रहता है विंड मिल जिसको बोलते हैं, तो इस प्रकार से रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे 2 आ गए हमारे पे गति। चलिए अब आते हैं आगे वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट मूव्स टू अ फ्रो वेरी फास्ट। क्या ये चीज़ जो है बहुत ही माइन्यूट है, ज़्यादा बड़ा है नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये गति यहाँ किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ, यहाँ, वहाँ, यहाँ। मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पे है, कोशिश कर रहा है यहाँ वहाँ इधर उधर गमन करने की। तो ऐसी जो हमारी गति होती है वो क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। जैसे एग्जांपल में स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार व्हेन प्लग्ड। अब जो हमारा गिटार होता है, गिटार में क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार की लाइनें होती हैं। ये लाइन को आगे ले जाए फिर वापस आ जाता है, इसको आगे ले जाए फिर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से सेटिंग की रहती है इसकी कि इसमें कितना भी हम फोर्स लगाएं ये वापस फिर से आ जाएगा। तो फ्लो मोशन मतलब बहुत ही फास्ट में, तेज़ी में होता है एक जगह पे मोशन। पीरियोडिक मोशन, जब ऑब्जेक्ट जो है ऑसिलेट टू फ्लो अलोंग द सेम पाथ अगेन एंड अगेन विद द सेम टाइम। और टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज सेम एंड नो मैटर हाउ ऑसिलेशन द ऑब्जेक्ट टेक्स। कहने का मतलब क्या? पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। आवर्त गति में क्या होता है कि जो हमारा ऑसिलेशन होता है वो एक ही पाथ पे होता है और समय चाहे उसमें जितना भी लगे लेकिन एक ऑसिलेशन पूरा करेगा। और एक ही ऑसिलेशन को करने में समय कम लगे, पहला में मान लेते 5 सेकंड लगा तो दूसरा में 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका जो मोशन है एक पॉइंट से जब स्टार्ट होता है तो दूसरे पॉइंट तक जाना चाहिए, बस ये पीरियोडिक मोशन हो गया। अब देखिए जैसे हार्ट बीट, पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पेंडुलम ऑफ क्लॉक का इसमें देना वाजिब नहीं था, ये हमारा आगे देना चाहिए था भाई साहब। अच्छा, उसकी मेंशन ही नहीं की है। वो रिवोल्यूटरी मोशन हो जाता लेकिन यहाँ पे वो दिया गया नहीं है, तो इस वजह से पेंडुलम का ही नाम दिया गया। चलो नॉन पीरियोडिक मोशन में फिर वही चीज़ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट मोशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक मोशन के लिए 5 सेकंड लगा तो दूसरा मोशन
वो नहीं आ पाया उस 5 सेकंड के अंदर, फिर अगला मोशन गया 10 सेकंड, तो दूसरा बार ये 10 सेकंड में नहीं आ पाया। तो एक इंटरवल ऑफ टाइम जब मेंशन नहीं रहता है वहाँ पे, फिक्स टाइम में वापस नहीं आता है, तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया। लेकिन ये चीज़ें इसमें यूनिफॉर्म मोशन में काम आती है जब बॉडी कवर्स करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में। एक बार गया 10 मीटर, अब वो उसके लिए 5 सेकंड का टाइम लिया, तो फिर वापस से ही 10 मीटर का 5 सेकंड का टाइम लेता है, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब समान दूरी। एक नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान दूरी, क्या असमान गति, असमान गति, और ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब समान गति कि मोशन इन विच द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइमिंग। तो जब हम इक्वल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि 5 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी, अगर हम इसको 10 सेकंड लेते हैं, इसमें 5 सेकंड लेते हैं, तो फिर से अगर अगला हम ये वाला दूरी तय करते हैं तो इसमें हमें 15 सेकंड लग जाता है, इसको हम दूरी करते हैं तो 10 सेकंड लग जाता है। तो चेंज करके आता है तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, काफ़ी लंबा वीडियो।